हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर पृष्ठ रसायन के पार्ट 6 को। आज का हमारा पहला टॉपिक है कोलाइडी विलयन या सॉल बनाने की विधियां। यानी इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि कोलाइडी विलयन, जिन्हें हम लोग सॉल भी कहते हैं, उनको हम लोग किन किन विधियों द्वारा निर्मित कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको कोलाइडी विलयन या सॉल का निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये अच्छे से जानना जरूरी है कि आखिर कोलाइडी विलयन या सॉल होते क्या हैं। तो इस चैप्टर के इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़ रहे थे कोलॉइड, और वहाँ पर आपने ये जाना था कि वह निकाय जिसमें किसी माध्यम में वितरित कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उस निकाय को हम लोग कहते हैं कोलॉइड। और इसके साथ साथ आपने ये भी जाना था कि जो कोलॉइड होते हैं वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं, पहला परिक्षेप प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। अब इसमें आपने परिक्षेप प्रावस्था को भी जाना होगा कि वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण करता है, यानी वह पदार्थ जिससे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के कण जो होते हैं वो निर्मित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परिक्षेप प्रावस्था। और ये कण जिस माध्यम में वितरित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। इन्हीं परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के द्वारा कोलॉइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, तो आपको इसके पहले वाले पार्ट में जो भी पढ़े थे सब याद आ जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग गोंद ले लें, जिलेटिन, स्टार्च और गोल्ड साल, ऐसे बहुत सारे हैं आपके कोलॉइड जो आपको चारों तरफ देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं गोंद को, तो गोंद में जल जो हो गया वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा, और जो गोंद के कण हो गए वो कहलाएंगे परिक्षेप प्रावस्था। इसी तरह हम लोग गोल्ड साल ले लिए, यानी सोने का सॉल, तो अब उसमें जो गोल्ड होंगे, सोना होगा, स्वर्ण, उसके जो कण होंगे वो कहलाएंगे परिक्षेप प्रावस्था, और जो जल होगा वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। क्यों? क्योंकि सोना जो होगा उसी के कण जो होंगे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो है जल के अंदर वितरित होते हैं, तो सोने के कण वितरित होते हैं तो परिक्षेप प्रावस्था कहलाएगा, और जल के अंदर वितरित होते हैं तो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप पढ़ रहे थे कोलॉइडों का वर्गीकरण, और उसमें आपने जाना होगा कि परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर जो कोलॉइड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, 9 नहीं 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि गैस का जो कोलाइडी विलयन होता है वो नहीं बनता है। तो परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर जो कोलॉइड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार आप इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको आप अपने स्क्रीन पर एक बार फिर से देख सकते हैं कि परिक्षेप प्रावस्था की भौतिक अवस्था कुछ होगी और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था कुछ होगी, तो इससे बनने वाला जो कोलॉइड होगा वो क्या होगा, तो इसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ठोस, अगर परिक्षेप प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो ऐसे समय जो बनने वाला कोलॉइड होगा वो आप देख रहे हैं वो ठोस सॉल कहलाएगा। इसी तरह परिक्षेप प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, तो ऐसे समय में जो बनने वाला कोलॉइड होता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉल। हाँ, देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि जब परिक्षेप प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, तो ऐसे समय जो बनने वाला कोलॉइड का प्रकार होता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉल। तो यही आपका सॉल कहलाता है, और इसी सॉल का एक और नाम है कोलॉइडी विलयन, यानी सॉल को ही हम लोग कोलॉइडी विलयन भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग केवल यही कोलॉइडी विलयन या सॉल बनाने की ही विधियों को जानेंगे। बाकी जो 7 प्रकार के कोलॉइड होते हैं उनको बनाने की कोई विधि हम लोग यहाँ देखने वाले नहीं है, और उनको आपको पढ़ना भी नहीं है। बस आप लोगों के सिलेबस में सॉल बनाने की विधियों को ही पढ़ना है, तो उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सॉल बनाने की विधियां जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि सॉल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉल आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है वो होता है द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव विरोधी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्रव स्नेही सॉल हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। तो अब आप इसके पहले वाले पार्ट में जान चुके हैं कि द्रव स्नेही सॉल में जो सॉल यानी कि जो परिक्षेप प्रावस्था होता है और परिक्षेपण माध्यम होता है, इनके बीच पर्याप्त मात्रा में आकर्षण बल लगता है या बहुत ज्यादा लगाव होता है। आप पढ़ चुके हैं द्रव स्नेही सॉल की परिभाषा कि जहां परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, यानी लगाव बल बहुत ज्यादा होता है, वो सॉल कहलाते हैं द्रव स्नेही सॉल।
तो अगर आपको कहीं द्रव स्नेही सॉल्व बनाना है तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था को आपस में मिला दिया जाए और मिला के थोड़ा सा हिला दिया जाए तो आसानी से वहाँ पर कोलॉइड या सॉल्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के बीच बहुत लगाव होता है या बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, जिससे वो आसानी से अपने आप कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं और कोलॉइड या सॉल्व का निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको द्रव स्नेही सॉल्व बनाना है तो उसके लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, केवल आप परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिला दीजिए और सॉल्व अपने आप तैयार हो जाएगा। अब बात आती है मुख्य रूप से कि द्रव विरोधी सॉल्व कैसे बनाया जाए, क्योंकि द्रव विरोधी सॉल्व के बारे में आपने जाना होगा, इसकी परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि द्रव विरोधी सॉल्व जो होता है उसमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होते हैं, ये दोनों पदार्थ, इनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, जिस कारण ये आसानी से कोलॉइडी अवस्था में नहीं आते हैं या आसानी से सॉल्व का निर्माण नहीं होता है। इसी कारण यहाँ पर इनको बनाने के लिए बहुत ही विशेष विधियों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो विशेष विधियां हैं जिससे हम लोग द्रव विरोधी सॉल्व बनाते हैं, उसी को इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। अब द्रव विरोधी सॉल्व के एग्जाम्पल भी जान लीजिए, जैसे हो गया आपका गोल्ड सॉल्व, सिल्वर सॉल्व, धातुओं के सॉल्व हो गए, सल्फर का सॉल्व हो गया। तो ये सब जो सॉल्व होते हैं ये आसानी से बनते ही नहीं है, इसके लिए बहुत विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। तो यही सारी विधियां आप लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी विधियां जानते हैं। देखिए, द्रव विरोधी सॉल्व बनाने की जो विधियां होती हैं, अगर उसको मुख्य रूप से बांटा जाए तो उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहली जो होगी वो कहलाएगी परिक्षेपण विधियां और दूसरी जो होगी वो कहलाएगी संघनन विधियां। अब देखिए, परिक्षेपण विधियां क्या होती है, तो जब हम परिक्षेपित प्रावस्था के बड़े कणों को परिक्षेपण माध्यम में तोड़कर कोलाइडी आकार के रूप में लाते हैं, बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी आकार के रूप में लाकर उनका सॉल्व बनाया जाए, तो ऐसी विधियों को कहते हैं परिक्षेपण विधियां। वही अगर हम लोग छोटे छोटे कण, बहुत ही छोटे छोटे कण, 1 नैनोमीटर से छोटे कणों को जोड़कर ऐसी विधियां अपनाएं जिससे 1 नैनोमीटर से छोटे कण जुड़कर जो है बड़े कण बनाएं और बड़े कण बना के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण बनाएं, कोलाइडी कणों के रूप में वितरित हो जाए और सॉल्व का निर्माण करें, तो ऐसी विधियों को हम लोग कहते हैं संघनन विधियां। फिर से सुन लीजिए, बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में बदला जाए तो कहलाएंगी परिक्षेपण विधियां, और छोटे कण को जब जोड़कर कोलाइडी आकार के कणों में बदला जाए तो विधियां कहलाएंगी संघनन विधियां। यहाँ पर देखिए, साउंड में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, बैकग्राउंड साउंड में कुछ आवाज आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बाहर जो है कि कुछ कौवे चिल्ला रहे हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। चलिए हम लोग एक एक करके विधियों को पढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं परिक्षेपण विधियां। अब परिक्षेपण विधियों में भी बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे यांत्रिक परिक्षेपण होता है, ब्रेडिंग आर्क विधि होता है, ब्रेडिंग आर्क विधि जिसे हम लोग विद्युत विघटन कहते हैं या विद्युत परिक्षेपण भी कहते हैं। तीसरा आपका जो होता है वो आपका होता है पेप्टीकरण या पेप्टन। देखिए, यहाँ पर हम वीडियो जो है लगभग 6-7 महीने बाद बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉइस में हमारे प्रॉब्लम है और ये अगले वीडियो तक क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक परिक्षेपण। तो देखिए, यांत्रिक परिक्षेपण क्या होता है, तो जब हम लोग यंत्रों की सहायता से कोलॉइड या सॉल्व का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं यांत्रिक परिक्षेपण। अब देखिए, सॉल्व बनाने में कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, तो सॉल्व बनाने में हम लोग कोलॉइडी मिल का प्रयोग करते हैं, कोलॉइडी मिल। अब कोलॉइडी मिल क्या होता है, एक प्रकार की चक्की होती है जिसमें 2 डिस्क लगे होते हैं, स्टील के 2 डिस्क लगे होते हैं, स्टील के, जो विपरीत दिशा में घूमते हैं बहुत तेजी से। चक्की आप लोग देखे होंगे, उसमें 2 डिस्क होते हैं जो घूमते हैं, तो इसमें चक्की होती है जो विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं बहुत तेजी से, और इसमें ऐसी व्यवस्था बनी होती है कि जो डिस्क होते हैं उनके बीच का आकार बढ़ाया घटाया जा सकता है। चक्की के बीच का जो डिस्क होते हैं उनके बीच का आकार बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो होता क्या है कि उसके डिस्कों के बीच का स्थान कोलाइडी आकार के कणों के रूप में जितना होता है उतना कर दिया जाता है। फिर उस डिस्कों को चला दिया जाता है और चलाने के बाद उसी में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था को मिक्स करके डाल दिया जाता है, और डालने के बाद वो चक्की को बहुत तेज काफ़ी समय तक घुमाया जाता है। जब काफ़ी देर तक घुमाया जाता है तो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद जो कण होते हैं वो कोलाइडी आकार में जब पीस जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें परिक्षेपण माध्यम में लगातार मिलने की वजह से अपने आप सॉल्व का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार जब कोलॉइडी मिल की सहायता से हम लोग सॉल्व का निर्माण करें तो इसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक
परिक्षेपण। अब देखिए जो अगली विधि है वो है आपकी विद्युत विघटन, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है आपके लिए। अब देखिए ब्रेडिंग आर्क विधि क्या है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा हम लोग किस प्रकार का सॉल बनाते हैं। तो जितने भी धातु हो गए, धातु जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे जितनी भी धातुएं हैं इनके सॉल अगर हमको बनाना है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि का। अब ब्रेडिंग आर्क विधि होता क्या है, तो ब्रेडिंग आर्क विधि में हम लोग ठंडा परिक्षेपण माध्यम ले लेते हैं, ठंडा परिक्षेपण माध्यम ले लेते हैं और इसके साथ साथ जिस पदार्थ का हम लोग को कोलॉइड बनाना है उस पदार्थ या उस धातु का हम लोग छड़ ले लेते हैं और उसके बीच में हम लोग विद्युत आर्क उत्पन्न कराते हैं। विद्युत आर्क उत्पन्न कराने के बाद जो आपका धातु होता है वो आपके कोलॉइडी आकार का रूप में बदल जाता है और वहां पर सॉल का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि को हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक पात्र ले लेते हैं और उस पात्र में हम लोग ले लेते हैं परिक्षेपण माध्यम। अब ये पात्र हो गया और इसमें हम लोग ले लिए परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम के रूप में आप जानते हैं कि हम लोग जनरली जल ही लेते हैं, तो यहाँ जल ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको रख देते हैं हिमकारक मिश्रण में। इसको रख दिया जाता है हिमकारी या हिमकारक मिश्रण में। ये देखिए ये है हिमकारक या हिमकारी मिश्रण। अब देखिए हिमकारी मिश्रण क्या होता है, तो ये बर्फ और इसमें कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो इससे ये आपका जो मिश्रण होता है ये आपका हिमकारक यानी कि ये बहुत ठंडा मिश्रण होता है। तो बर्फ और कुछ चीज़ें मिलाते हैं जिससे कि इस मिश्रण का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं हिमकारक मिश्रण। ये इसलिए हिमकारक मिश्रण के अंदर ये रखा जाता है ताकि पात्र में रखा हुआ जो ये आपका परिक्षेपण माध्यम है यानी कि जो जल है ये ठंडा रहे, ये ठंडा रहे। अभी आप जान भी जाएंगे कि क्यों इसको ठंडा रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये ठंडा परिक्षेपण माध्यम लेने के बाद अब जिसका सॉल बनाना है जिस धातु का, उस धातु की 2 प्लेट ले लेते हैं या 2 छड़ ले लेते हैं और छड़ लेने के बाद एक को एनोड से एक को कैथोड से जोड़ देते हैं। एनोड कैथोड से इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद यहां पर कराते हैं विद्युत आर्क। अब विद्युत आर्क क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि जब कैथोड एनोड किसी प्लेट से जुड़ा हो या किसी तार से जुड़ा हो और इसको हम लोग डायरेक्ट संपर्क में लाएं यानी डायरेक्ट ही इसको संपर्क करा दें, तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत आर्क। तो यहाँ पर डायरेक्ट संपर्क में लाते हैं तो यहाँ विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। और आपको ये बता दें कि विद्युत आर्क जो होता है, इस आर्क की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहीं भी विद्युत आर्क अगर होता है जहाँ पर डायरेक्ट कैथोड एनोड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहाँ बहुत अधिक हीट ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं पर जो तार होते हैं शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वहाँ बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और तार पिघल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है कि जब डायरेक्ट यहाँ संपर्क में लाते हैं तो बहुत अधिक ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होती है और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इतने हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर ये जो धातु होता है ये सीधे वाष्प अवस्था में चला जाता है। द्रव अवस्था यानी द्रव अवस्था लिक्विड अवस्था नहीं आता है, सीधे वाष्प अवस्था में चला जाता है। और ये सीधे वाष्प अवस्था में जब यहाँ से जाता है तो ये चूंकि यहाँ पर हिमकारी मिश्रण कार्य ये जो आपका परिक्षेपण माध्यम यानी जल ये ठंडा रहता है, तो जैसे ही वाष्प अवस्था में जाता है वैसे ही ये जल ठंडा होने के कारण ये आपका ठंडा हो जाता है और ठंडा होते ही वाष्प से वो ठोस अवस्था में आ जाता है। और इस बार जब वो ठोस अवस्था में आता है तो उसका साइज अपने आप 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, यानी कि कोलाइडी आकार के कणों के रूप में उसका साइज होता है। इस कारण ये जो आपका पदार्थ होता है ये सीधे कोलाइडी अवस्था में चला जाता है और इस प्रकार यहाँ पर आपके सॉल का निर्माण हो जाता है। जिस धातु को लेंगे उसी धातु का सॉल यहाँ निर्मित होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग गोल्ड की छड़ लेते हैं तो ये जो बनने वाला सॉल होगा वो आपका होगा गोल्ड सॉल, यानी कि गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनेगा। तो यहाँ चूंकि विद्युत की सहायता से हम लोग ये
सॉल्व बना रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं विद्युत विघटन या विद्युत परिक्षेपण, या इसी का और एक और नाम है जो है आपका ब्रेडिंग आर्क विधि। आर्क विधि। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अगली विधि। अब देखिए अगली विधि जो तीसरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से आपके, जो है आपका पेप्टीकरण, या इसी को हम लोग पेप्टन भी कहते हैं। अब देखिए सिंपल सी विधि है। पेप्टीकरण क्या होता है, तो जब हम लोग किसी ताज़ा बने हुए अवक्षेप में उचित अभिकर्मक मिलाकर उसको कोलाइडी अवस्था के रूप में परिक्षिप्त कर देते हैं या उससे कोलाइड का निर्माण करते हैं, तो ऐसी विधि को ही हम लोग कहते हैं पेप्टीकरण या पेप्टन। यानी किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित अभिकर्मक मिलाकर उसका कोलाइड या सॉल्व बनाना ही कहलाता है पेप्टीकरण। तो बड़ा ही सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम चित्र द्वारा बनाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ताज़ा अवक्षेप बनाया और उस ताज़ा अवक्षेप में हम लोग कोई उचित अभिकर्मक मिला दिए। अभिकर्मक मिलाकर अगर उसका हम लोग कोलाइड या सॉल्व का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी विधि को हम लोग कहते हैं पेप्टीकरण। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसका हम लोग ताज़ा अवक्षेप कहीं से प्राप्त कर लें। ताज़ा अवक्षेप, ताज़ा अगर बना हो तभी ले। इसके ताज़ा अवक्षेप लेने के बाद इसी में हम लोग अगर थोड़ी मात्रा में मिला दें FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का थोड़ा सा इसमें विलयन मिला दें। ताज़ा अवक्षेप है, इसको जल में डालें और उसी में थोड़ी मात्रा में फेरिक क्लोराइड का विलयन डाल के मिला दिए, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर कोलाइड अवस्था में चला जाएगा। यानी ऑटोमेटिक यहाँ ये आपके सॉल्व बना लेगा, कोलाइडी अवस्था में चला जाएगा और सॉल्व का निर्माण कर लेगा। तो ये जो विधि है ये कहलाएगा पेप्टीकरण। यहाँ पर देखिए FeCl3 की जगह हम लोग यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी प्रयोग कर सकते थे। अगर ये FeOH का होल थ्राइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड इसमें डालकर इसका ताज़ा अवक्षेप थोड़ी मात्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल दें जल के अंदर, तो भी ये आपके कोलाइडी अवस्था में चला जाएगा और यहाँ पर कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर बनने वाला जो कोलाइड होगा वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बन रहा है या ताज़ा बना हुआ अवक्षेप क्यों लेते हैं, तो उसका रीज़न हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, जो ताज़ा बना हुआ अवक्षेप होता है, ताज़ा बना हुआ अवक्षेप, उसमें जो कण होते हैं उस कणों के ऊपर, ताजे बने हुए अवक्षेप में जो अणु या जो कण होते हैं उनके कणों के अंदर एक विशिष्ट क्षमता होती है अपने पृष्ठों पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खींचने का या अधिशोषण का गुण होता है। इस चैप्टर में आप लोग जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट, उसमें आप लोग अधिशोषण पढ़े होंगे। तो वही होता है कि जो ये ताज़ा बना हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है अपने पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा अधिशोषण बल होते हैं, यानी कि इसके अधिशोषण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है जब ये ताज़ा बना होता है। इसके ऊपर क्रियाकारी बल बहुत अधिक काम करते हैं, जिस कारण पदार्थों को बहुत अधिक अधिशोषित करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत विशेष क्वालिटी होती है कि ये अधिशोषित ऐसे पदार्थ जो होते हैं, जो ये अणु होते हैं, ये अधिशोषित केवल उन्हीं को करते हैं, उन्हीं आयनों को या उन्हीं पदार्थों को जो इनमें सम्मिलित हो या इनके उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर FeOH का होल थ्राइस है, अगर ये आपका FeOH का होल थ्राइस है, ये आपका अणु, तो ये अधिशोषित केवल उन्हीं को करेगा जो इसके अंदर हो, जो इसके उभयनिष्ठ हो। यानी ये अधिशोषित कर सकता है Fe3+ को जो इसके अंदर है। देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है Fe3+ और दूसरा आपका क्या है OH-। तो या तो ये Fe3+ को अधिशोषित करेगा या तो अधिशोषित करेगा किसको, OH- को। ये हमेशा इनके अंदर ये विशेष गुण होता है कि अपने अंदर जो इनके अंदर आयन होते हैं या जो इनके अंदर कण होते हैं, ये उन्हीं को अपने ऊपर अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं। तो या तो इसको अधिशोषित कर सकता है या तो इसको कर सकता है। तो होता क्या है कि जब इसको हम लोग जल के अंदर डालते हैं तो हम लोग कोई ऐसा अभिकर्मक लेते हैं कि जो टूटने के बाद या तो Fe3+ दे या तो OH- दे। तो जैसे इसको लिए तो अब इसके साथ FeCl3 लेंगे तो ये टूट कर Fe3+ देगा, तो आसानी से ये इसके अधिशोषित कर लेगा। और उसी तरह या तो प्रयोग कर सकते हैं NH4OH, इसको नहीं लेंगे तो इसको ले सकते हैं, तो OH- को भी अधिशोषित कर सकता है। तो होता क्या है कि ये इन्हीं को अधिशोषित करते हैं, और जब एक बार ये कण को अधिशोषित कर लेते हैं, ये देखिए अधिशोषित कर लेते हैं जब ये कणों को, तो ये कण इनके चारों ओर जाके चिपक जाते हैं।
और इस तरह चिपकने के कारण जितने भी फेरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सब अपने प्रकार के कणों को चिपका लेते हैं, जिस प्रकार इन पर एक समान प्रकार का आवेश हो जाता है। यानी कि या तो सभी कण धनावेशित हो जाएंगे या तो सभी कण क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ देख ही रहे हैं Fe3+ को चिपकाएगा, यानी इसको मिलाएंगे तो ये जितने भी कण हैं सब धनावेशित हो जाएंगे। अगर हम ये वाला मिलाते हैं तो OH- को ये लेगा, OH- को ये अपने ऊपर चिपकाएगा और इस तरह माइनस माइनस होने के कारण जितने भी कण होंगे सब क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। तो या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी विलयन के अंदर हर एक कण पर एक ही प्रकार का आवेश हो तो ऐसे समय में वो कण जो होंगे वो निरंतर वहां पर तैरते रहेंगे, कभी नीचे बैठ नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ इनके चिपकने के कारण यहाँ पर अधिशोषित होने के कारण इस कणों का आकार भी बड़ा हो जाता है और कोलाइडी आकार के कणों के बीच में आ जाता है। तो इस प्रकार ये कोलाइडी आकार के कणों में बदल जाते हैं और इन पर आवेश आने के कारण ये नीचे कभी नहीं बैठते हैं और हमेशा यहाँ पर ये घूमते रहते हैं और इस प्रकार सॉल का निर्माण हो जाता है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में आपको पढ़ना है कोलाइडो के गुण। तो कोलाइडो के गुण में हम लोग ये जानेंगे कि ये धनावेश या ऋणावेश कैसे आता है, कितना आता है, किस किस प्रकार के पदार्थों पर कैसे कैसे आवेश होते हैं। तो उसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर तो थोड़ा बहुत समझी गए होंगे। तो यही विधि होती है पेप्टीकरण या इसे हम लोग कहते हैं पेप्टन। अब देखिए ये थी आपकी परिक्षेपण विधियाँ। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे संघनन विधियों को। संघनन विधियों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। संघनन विधियाँ अभी हमने आपको बताया था कि संघनन विधियाँ क्या होती हैं। हमने आपको बताया था यहाँ पर कि जब छोटे कणों को आपस में संघनित किया जाए या जब छोटे कणों से कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण किया जाए तो ऐसे समय में जो विधियाँ होंगी वो कहलाएंगी संघनन विधियाँ। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग देख लेते हैं संघनन विधियाँ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं संघनन विधियाँ। अब देखिए संघनन विधियों के बारे में हमने अभी आपको बताया कि जब छोटे कणों को संघनित करके कोलाइडी आकार के कणों में बदला जाए और सॉल का निर्माण किया जाए तो ऐसी सभी विधियां संघनन विधियां कहलाती हैं। अब देखिए संघनन विधियों के अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं, जैसे कि रासायनिक विधियां, विलायक विनिमय विधि, अत्यधिक प्रशीतन द्वारा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन द्वारा, ऐसी बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा हम लोग छोटे कणों को संघनित करके कोलाइडी आकार के कणों में बदल सकते हैं। तो आइए संघनन विधियों के अंतर्गत जितनी विधियां होती हैं इनको हम लोग जान लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं रासायनिक विधियां। अब देखिए रासायनिक विधियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विधियां होती हैं और आपके सिलेबस में यही विधि है भी, यानी आपको रासायनिक विधियाँ केवल पढ़नी है, बाकी सारी विधियाँ केवल जानकारी के लिए है। तो रासायनिक विधियाँ देखिए होता क्या है, आखिर रासायनिक विधियाँ क्या होती है। तो देखिए जब हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएं और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सॉल का निर्माण हो या संघनन हो तो ऐसे समय में जो ये विधियां होती हैं इन्हीं कहते हैं रासायनिक विधियां। अब रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, इसी के आधार पर रासायनिक विधियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, जल अपघटन हो गया, उभय अपघटन हो गया। ये सब विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और इन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं से हम लोग कोलॉइड या सॉल का निर्माण कर सकते हैं या संघनन करा सकते हैं पदार्थों का। इसी कारण ये सभी विधियां रासायनिक विधियों के अंतर्गत आती है। आइए एक दो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीकरण, जिसे आप लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण, तो अगर हम लोग कहीं पर ऑक्सीकरण किसी पदार्थ कराते हैं और वो कोलाइडी अवस्था में चला जाए तो ऐसी विधि को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड ले लें और इस हाइड्रोजन सल्फाइड को जल के अंदर घोल दें और जल के अंदर घोलने के बाद हम लोग इसका करा दें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को कहाँ निकाल दे, बाहर, या इसमें ऑक्सीजन को जोड़ दे। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण दोनों चीज़ होता है, आप ऑक्सीकरण पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन कहीं से बाहर निकलता है तो उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं, या ऑक्सीजन कहीं जुड़ता है तो उसे भी कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ से मूल यहाँ पर हाइड्रोजन को ही हटाना है, हाइड्रोजन हटेगा ऑक्सीकरण होगा। इसके लिए हम लोग किसी ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं बहुत सारे ऑक्सीकारक होते हैं, तो हम लोग यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड भी एक ऑक्सीकारक होता है, इसका जनरली प्रयोग करते हैं। जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करके हट जाता है और H2O बना लेता है
और यहाँ केवल और केवल बचता है सल्फर, केवल सल्फर बचता है। बैलेंस करेंगे यहाँ पर जो है रिएक्शन को, तो यहाँ पर देखिए 2 लगाना हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका सल्फर हो गया। तो इस प्रकार जल के अंदर ये जल ले लेते हैं, जल के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग घोल देते हैं इसमें, और घोलने के बाद जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ पर केवल सल्फर बचते हैं। और ये जो सल्फर होते हैं, ये छोटे छोटे सल्फर कण होते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने में कई कण जुड़ के ऑटोमेटिक कोलाइडी आकार के कणों का रूप ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ पर कोलाइड कण के रूप में वितरित हो जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर सल्फर का सॉल निर्मित होता है। कौन सा सॉल निर्मित होता है? सल्फर सॉल। सल्फर सॉल निर्मित हो जाता है और एक कोलाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोलाइड का निर्माण जो हो रहा है वो ऑक्सीकरण के कारण हो रहा है, इसलिए इस विधि को कहेंगे ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया, इसीलिए इसे रासायनिक जो है रासायनिक विधियों के अंतर्गत रखा जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सल्फर बहुत छोटा कण होता है, इसका कण 1 नैनोमीटर से बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि आप जानते हैं परमाणु बहुत ही छोटा होता है। तो इसके कई सारे कण जो होते हैं, ये जो मुक्त होते हैं कण, कई सारे मिल के कोलाइडी आकार का रूप ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं संघनन विधि। तो संघनन विधि, रासायनिक विधि, ऑक्सीकरण, तीनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए रासायनिक विधियों में ऑक्सीकरण हो गया, इसी तरह हम लोग देख लेते हैं जल अपघटन। जल अपघटन, अब देखिए जल अपघटन क्या होता है। जब हम लोग जल के अंदर किसी पदार्थ को डालकर उसको अपघटित कर दें तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जल अपघटन। अब जल अपघटन के मदद से अगर सॉल का निर्माण हो तो उसे जल अपघटन विधि कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम लोग ले लें FeCl3 का तनु विलयन और इसको हम लोग जल के अंदर डालकर खूब उबाल दें, FeCl3 का तनु विलयन ले लें, यानी जल के अंदर उसको घोल दें और इसके बाद उसको खूब उबाल दें, तो उबालने के बाद ये बदल जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और ये बनता है HCl। अब यहाँ पर जो बनने वाला फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये अपने आप सॉल के रूप यानी कोलाइड कण के रूप में वहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर सॉल का निर्माण हो जाता है। किस सॉल का निर्माण होता है? ये निर्माण होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। फेरिक क्लोराइड जल में डालकर खूब उबाल देते हैं, ये अपघटित होकर फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है जो अपने आप कोलाइडी अवस्था में आ जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है और इसको हम लोग कहते हैं जल अपघटन विधि। ऐसी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे देखिए विलायक विनिमय विधि, अत्यधिक प्रशीतन द्वारा और भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ये भी कुछ आपकी संघनन विधियाँ हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत खास आपके लिए नहीं है। अगर आपको पढ़ना होगा तो बुक से आप पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं जो इसके बाद का पॉइंट है। अब देखिए ये जो कोलाइडी विलयन यानी सॉल बनाने की विधियाँ थी, ये यहीं पर समाप्त हुई। बाकी विधियाँ आप खुद से पढ़ सकते हैं। आगे या एक और देख लीजिए थोड़ी जानकारी के लिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं विलायक विनिमय विधि। पहली थी रासायनिक विधि, दूसरी है विलायक विनिमय विधि। विनिमय विधि सिंपल सारी विधियां हैं। अब देखिए विलायक विनिमय की विधि क्या होती है। अब ये विधि वहां प्रयोग की जाती है जहां पर एक वास्तविक विलयन हो और उस वास्तविक विलयन का जो विलय हो वो किसी दूसरे विलायक में अविलय हो, लेकिन उसका जो विलायक हो दूसरे जो आपका दूसरा वाला विलायक है उसमें विलय हो या उसमें मिश्रणी हो। तो ऐसे समय जब दोनों को मिलाते हैं तो कोलाइड का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विलायक विनिमय विधि। अब देखिए आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें ऐसी चीज़ें ही आ गई हैं। एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। विलायक विनिमय विधि आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर ले लेते हैं एल्कोहल, ये ले लेते हैं एल्कोहल और इस एल्कोहल में हम लोग घोल देते हैं सल्फर को।
अब देखिए एल्कोहल में जब सल्फर घोलते हैं तो सल्फर इसमें पूर्ण रूप से घुल जाता है, बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है, विलय होता है। और घुलने के बाद यहाँ पर वास्तविक विलयन बनता है। वास्तविक विलयन जिसको आप चैप्टर 2 में पढ़े थे कि यहाँ पूर्ण रूप से एक विलयन का निर्माण हो गया। अब यहाँ हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा विलायक, जल ले लेते हैं, जल। ये देखिए जल ले लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जल लिए। अब जल में जो सल्फर है ये अविलेय है, जल में सल्फर अविलेय है। ये सल्फर एल्कोहल में विलेय है और विलयन बनाता है, लेकिन जल के अंदर क्या है, अविलेय, घुलता नहीं है। अब ऐसे ही चीजों को अब देखिए ये जल में अविलेय, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे कि एल्कोहल जो है ये जल में पूर्ण रूप से क्या है, विलेय है। एल्कोहल जल में विलेय है, लेकिन सल्फर जो है ये इसमें क्या है, अविलेय, नहीं घुलता है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, विलेय है। तो ऐसा एक विलयन लेना है कि जिसका विलायक इसमें विलेय हो, लेकिन इसका जो ये विलेय है ये इसमें अविलेय हो, यानी घुलता न हो। तो ऐसे समय जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ एल्कोहल जल में मिल जाएगा, लेकिन सल्फर यहाँ पर जल में अविलेय होने के कारण ये सल्फर के कण जो होंगे वो इसमें पूर्ण रूप से घुल नहीं पाएंगे और ये कई कण आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के यहाँ पर बड़े हो जाएंगे और कोलाइडी आकार के कणों का रूप ग्रहण कर लेंगे और यहाँ पे एक सॉल का निर्माण हो जाएगा। अब चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर एक विलायक ये था, एक विलायक ये था, दोनों विलायक के मिलाने के कारण यहाँ पर कोलॉइड का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं विलायक विनिमय विधि। तो ये थी विलायक विनिमय विधि जो कि दूसरी संघनन विधि थी। हमें लगता है इसके बाद वाली विधियां आप खुद से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो सब नहीं आने वाली है। फिलहाल ये भी एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में केवल रासायनिक विधियों तक ही आपके एग्जाम में सीमित रहेंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सॉल, कोलाइडी विलयन या सॉल का शोधन। यहाँ पर देख लीजिए हेडिंग, कोलाइडी विलयन या सॉल का शोधन। यानी अब हम लोग ये जानेंगे कि जो कोलाइडी विलयन या सॉल होते हैं, अगर उसमें कोई अशुद्धि है तो उसको हम लोग कैसे शुद्ध करते हैं। तो यही होता है कोलाइडी विलयन या सॉल का शोधन या शुद्धिकरण। तो अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि अगर आपको कोलाइडी विलयन का शोधन या शुद्धिकरण करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर जो कोलाइडी विलयन या सॉल होता है उसमें आखिर अशुद्धि क्या होती है। जब तक आपको अशुद्धि नहीं मालूम चलेगी तो आप शोधन क्या करेंगे। तो यही चीज़ है कि आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर उसमें कौन से अशुद्धियाँ होती हैं जिसको आपको शोधित करके बाहर निकालना है, तभी तो आप उसी अनुसार विधि लगा पाएंगे। तो आपको हम ये बता देते हैं कि अगर कोई कोलाइड है यहाँ पर या सॉल है और उस सॉल में अगर वास्तविक विलयन के पदार्थ घुले हैं, किस प्रकार के विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। अगर किसी सॉल के अंदर वास्तविक विलयन के अगर पदार्थ, वास्तविक विलयन के कण घुले हुए हैं, वास्तविक विलयन में जो पदार्थ होते हैं, वास्तविक विलयन में क्या होता है, वास्तविक विलयन में जैसे कोई लवण हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या आपका चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं जब इनको जल में घोलें या कहीं पर घोलते हैं तो वास्तविक विलयन बनाते हैं। तो वास्तविक विलयन के पदार्थ जब सॉल के अंदर घुले होते हैं तो इन्हीं को हम लोग अशुद्धि कहते हैं। यानी अगर आपको कोलाइडी विलयन या सॉल का शुद्धिकरण करना है तो यही जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं इन्हीं को आपको निकालना होगा, कहाँ, बाहर। तो अब इन्हीं को बाहर निकालने के लिए तमाम विधियां होती हैं और इसमें जो सबसे प्रमुख विधि होती है वो होती है अपोहन। अपोहन, जिसका इंग्लिश नाम काफी फेमस है, डायलिसिस। डायलिसिस का नाम आप लोग सुने होंगे, उसी को हम लोग अपोहन कहते हैं। अब देखिए अपोहन क्या होता है, तो आपको बता दें कि किसी जंतु झिल्ली या चर्मपत्र से, जंतु झिल्ली या चर्मपत्र से सॉल के अंदर घुली हुई अशुद्धियों को छान कर बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं अपोहन। फिर सुन लीजिए, किसी जंतु झिल्ली या चर्मपत्र से सॉल में घुली हुई वास्तविक विलयन के कणों को छानकर अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं अपोहन। उसको हम लोग अपोहन कहते हैं। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, अपोहन का पूरा प्रोसेस, पूरा चीज सही यहाँ समझा रहे हैं और ये भी समझाएंगे कि किस प्रकार ये काम करता है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जंतु झिल्ली या चर्मपत्र के बारे में।
जंतु झिल्ली या चरपत्र या इसी जैसी कोई भी झिल्ली ले सकते हैं जिसको हम लोग अपोहक झिल्ली कहते हैं। इन झिल्लियों की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे कणों को अपने से छन जाने देते हैं लेकिन बड़े कणों को छनने नहीं देते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये 1 नैनोमीटर से छोटे कणों को अपने आर पार जाने देते हैं, यानी उनके अंदर छिद्र होते हैं लेकिन वो केवल इतने ही छोटे होते हैं कि 1 नैनोमीटर से छोटे कण ही जा सकते हैं। अगर 1 नैनोमीटर से बड़े कण होते हैं तो वो उनके ऊपर क्या होते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, वो आर पार नहीं जा पाते हैं। ये सिद्धांत इसी बेस पर काम करता है। इस झिल्ली के ऊपर किस बेस पर काम करता है कि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर जो होता है, ये 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और सॉल यानी जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसके जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो अब होता क्या है कि इसमें छिद्र 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इस कारण वास्तविक विलयन जब इससे छानते हैं तो वास्तविक विलयन के कण तो इसमें से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड के कण वो 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, वो इस कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं और अशुद्धियां जो होती हैं छोटी होने के कारण इनसे छन जाती हैं और ये इसके ऊपर बने रहते हैं या उसी के ऊपर रह जाते हैं। इसी का प्रयोग करके हम लोग अपोहन विधि द्वारा कोलाइडों का शुद्धिकरण करते हैं या सॉल का शुद्धिकरण करते हैं। अब देखिए विधि में हम लोग करते क्या है कि विधि में हम लोग जो है एक पात्र में बहता हुआ जल लेते हैं, मतलब गतिशील जल ले लेते हैं। कोई पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम लोग जल ले लेते हैं। जल यहाँ पर निरंतर इस प्रकार लेते हैं कि जल फ्लो हो, यानी कि बहता रहे। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार का पात्र जिसमें जल एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से निकले। अब देखिए होता क्या है कि जिस भी हमको सॉल का शोधन करना है उस सॉल को हम लोग एक अपोहक झिल्ली में जंतु झिल्ली या चरपत्र किसी झिल्ली के अंदर उस सॉल को भर देते हैं और भर के इसी जल के अंदर लटका देते हैं। यानी कि झिल्ली के अंदर ये कोई अपोहक झिल्ली लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये है अपोहक झिल्ली। अपोहक झिल्ली अब ये कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी अपोहक झिल्लियां हैं। आजकल तो काफ़ी रासायनिक झिल्लियां बना गई हैं, यानी केमिकल से भी झिल्ली बनाई गई हैं बहुत सारी जो है, और बहुत सारी प्राकृतिक झिल्लियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जंतुओं के अंदर बहुत सारी, जैसे बकरे का ब्लेडर या जंतुओं के अंदर का ब्लेडर हो गया या चमड़ा उनका हो गया, तो ये सब आपके प्राकृतिक झिल्लियां होती हैं। और बहुत सारे केमिकल की झिल्लियां होती हैं, जैसे सेलोफेन की झिल्ली और ये सब बनाई गई झिल्लियां होती हैं, सब अपोहक झिल्लियां होती हैं जिसके अंदर से केवल 1 नैनोमीटर से छोटे कण ही बाहर निकल पाते हैं। अब अपोहक झिल्ली लेके इसमें अशुद्ध कोलाइड जो होता है इसको भर देते हैं। ये अशुद्ध कोलाइड भर सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए अशुद्ध कोलाइड भरे रहते हैं। इसमें अशुद्ध कोलाइड का मतलब कोलाइडी कण के साथ साथ इसमें वास्तविक विलयन के कण भी होते हैं। अब भरने के बाद जब इसको बहते जल में लटका देते हैं तो होता क्या है कि अब इस झिल्ली से ये जो छोटे कण होते हैं, जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं, जो 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं, वो तो यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जो कोलॉइड के कण होते हैं वो बड़े होने के कारण इसमें से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस कारण बहते जल में लटकाते हैं तो ये कण निरंतर बाहर निकलते रहते हैं। यहाँ से देखिए बाहर निकलते रहते हैं। ये इधर जल अंदर जा रहा है और ये कण बाहर निकलेंगे तो यहाँ जल में मिक्स होके ये निकलेंगे किस रूप में, विलयन के रूप में। अब देखिए विलयन हमने क्यों लिखा है, इसलिए कि ये तो जल जा रहा था लेकिन जब कण बाहर निकल के मिल गए जल के साथ तो विलयन बन गया। तो विलयन के रूप में ये अशुद्धियां बाहर निकलती रहेंगी और कुछ घंटों के बाद सारा कण बाहर निकल जाएगा और इसमें केवल कोलॉइड के ही कण बचते हैं और वो जो आपका यहाँ पर कोलॉइड के कण बचेंगे और उसमें जो सॉल ये रहेगा वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। यानी कुछ घंटों की प्रक्रिया के बाद सारा का सारा ये पदार्थ जो वास्तविक विलयन का कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और इसमें शुद्ध सॉल शेष रह जाता है। इसी विधि को हम लोग कहते हैं अपोहन। अब एक ही चीज और देख लीजिए कि हमने घंटों का नाम लिया कि कुछ घंटों में, तो ये प्रक्रिया बहुत धीमे होती है। इसको होने में कई घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे 15 घंटे कई दिन तक लग सकते हैं। ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, जल्दी से नहीं होगी। यानी धीरे धीरे कण छन के निकलते रहते हैं और शुद्ध यहाँ पर सॉल प्राप्त हो जाता है। चलते हम लोग एक दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि है शोधन की विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन क्या होता है, तो जब हम लोग अपोहन की प्रक्रिया वैद्युत क्षेत्र में कराते हैं, जब
अपोहन की प्रक्रिया विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कराते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपोहन। इसमें करते कुछ नहीं है, जो ये आपका अपोहन में सेम ऐसा ही आपका उपकरण होता है, बस इसमें एक तरफ लटका देते हैं एनोड, यहां विद्युत धारा से जोड़ के एनोड, और दूसरी तरफ लटका देते हैं कैथोड। विद्युत धारा से जोड़ देते हैं वैद्युत क्षेत्र, एक एनोड एक कैथोड से जोड़ के यहाँ प्लेटें लटका देते हैं धातु की, जिससे यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसे समय में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके जब अपोहन की प्रक्रिया करते हैं तो उसी कहते हैं वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन से देखिए लाभ क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं, वास्तविक विलयन के कण, ये वास्तविक विलयन के कणों में यदि किसी आयन के कण हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज का कण घुला है C6H12O6, तब तो हम लोग अगर ये कण इसमें अशुद्धि के रूप में, तब तो अपोहन कराएं चाहे वैद्युत अपोहन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे हो रहा है वैसे ही प्रोसेस होगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर इस कोलाइड जो है, अगर इसमें NaCl की शुद्धि घुली है, तो आप जानते हैं कि NaCl जल में जाने के बाद Na+ और Cl- होता है, तो ऐसे समय में अगर यहाँ Na+ और Cl- से कणों की अशुद्धि हो, यानी सोडियम क्लोराइड की अशुद्धि हो, तो वैद्युत क्षेत्र की जब यहाँ उत्पन्न होगा तो इसके कारण इसके जो आयन है ये बड़े तेजी से खिंच जाएंगे, यानी कि प्लस एक तरफ जाएगा, माइनस दूसरी तरफ जाएगा, और ये वैद्युत क्षेत्रकार ये तेजी से बाहर निकलने लगेंगे, और तेजी से बाहर निकलेंगे, और जो प्रक्रिया कुछ घंटों में होनी थी वो आपका बहुत कम समय में हो जाती है। जो कई दिन लग जाते थे या कई घंटे, वो कुछ ही समय में हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके वैद्युत क्षेत्र ये आयनिक अशुद्धियों को अपनी तरफ तेजी से खींच लेते हैं। तो अगर कोलाइड के अंदर या सॉल के अंदर अगर इस प्रकार की आयनिक अशुद्धियां हैं, तो उसको अगर तुरंत दूर करना है तो उसके लिए हम लोग वैद्युत अपोहन यानी विद्युत अपोहन का प्रयोग करते हैं। इसी के लिए लाभकारी है। अगर ऐसी अशुद्धियां हैं जो आपका जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो उसके लिए वैद्युत अपोहन प्रभावहीन है। तो समझ गए होंगे कि वैद्युत अपोहन क्या होता है और ये कब किया जाता है। अब इसके साथ साथ और भी विधियां हैं, जैसे एक विधि आपको और मिलेगा अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है, ऐसे ही सुन लीजिए। तो देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदन में एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर होता है। अब देखिए जो आपके प्रयोगशाला में फिल्टर पेपर होता है, जैसे आप प्रयोगशाला में अपने जाएंगे तो वहाँ फिल्टर पेपर आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तो फिल्टर पेपर का जो साइज होता है, परास, उसमें जो छिद्र होता है वो आपका 10⁻⁻6 होता है मीटर। 10⁻⁻6 मीटर का मतलब कि माइक्रोमीटर। उसका साइज जो होता है वो माइक्रोमीटर साइज का होता है। और आप जानते हैं कोलाइड कण जो होते हैं 1 नैनोमीटर से होते हैं 1000 नैनोमीटर। अगर मीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻⁻9 मीटर से ये आपका 10⁻⁻6 मीटर तक आएगा। यानी कहने का ही मतलब है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो 10⁻⁻6 मीटर से छोटे होते हैं, और इसका छिद्र जो होता है 10⁻⁻6 मीटर जो होता है इससे बड़ा होता है, 10⁻⁻6 मीटर का होता है। ठीक है, मतलब 10⁻⁻6 मीटर का होता है। तो अब क्या होता है, ये आपके जो प्रयोगशाला में फिल्टर पेपर होता है, अगर उसमें हम लोग कोलाइडी कण डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज 10⁻⁻6 छोटा होता है। इस कारण ये आसानी से इसमें से छन के कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। तो अब करते क्या है, सामान्य फिल्टर पेपर जो होता है इससे जो कोलाइड के कण होते हैं बड़े आसानी छन के चले जाते हैं बाहर, क्योंकि इसका साइज जो होता है, इसमें जो छिद्र होता है, जो व्यास होता है छिद्रों का, वो कोलाइडी कणों से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन अगर इसी विशेष प्रकार इसी फिल्टर पेपर को अगर हम विशेष पदार्थों में डुबोकर अगर इसके छिद्रों को छोटा कर दें, बहुत ही छोटा कर दें, तो ऐसे समय में अगर हम लोग इस कोलाइड जो आपके कोलाइड या सॉल होंगे उसको इस पर ऊपर डालेंगे तो ये इससे छन के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अशुद्धियाँ बहुत ही छोटी होती हैं, हमने बताया अशुद्धियाँ 1 नैनोमीटर से छोटी होती हैं, वो यहाँ से बाहर चली जाएंगी। तो बस कहने का यही मतलब है कि अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है कि जो प्रयोगशाला का सामान्य फिल्टर पेपर है, जो प्रयोगशाला का सामान्य फिल्टर पेपर है जिसमें उपस्थित छिद्रों का व्यास बहुत बड़ा है, जब विशेष विधियों द्वारा उसके छिद्रों को बहुत छोटा कर दिया जाए, विशेष विधियों या विशेष पदार्थों की सहायता से उसके छिद्रों को छोटा कर दिया जाए, और उसके छिद्रों को बहुत छोटा करके जब सॉल को उससे छाना जाए, सॉल को उससे छाना जाए जिससे कि अशुद्धियाँ ही बाहर निकल सके, सॉल इसी पर आपका ऊपर ही टिका रहे, ऊपर आपका ऊपर ही छन जाए और अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएं, और इस प्रकार छान कर जब शुद्ध सॉल प्राप्त किया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। एक लाइन में कहा जाए तो विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर से सॉल को छान कर शुद्ध करने की प्रक्रिया ही कहलाती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो इस प्रकार आपने
कोलाइडी विलयनों यानी सॉल्व के शोधन या शुद्धिकरण की विधियों को भी जान लिया। अब देखिए वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा, तो अब हम लोग बचे हुए जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले पार्ट में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कोलाइडों के गुणों को। कोलाइड जो होते हैं उनके अनेक गुण होते हैं जिनको हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में बहुत विस्तृत तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।